नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 2 दिन से भी कम का वक्त बचा है फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए, जिसे देखते हुए पहले चरण के चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी समेत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने इसे सत्य वचन और अटूट वादे के नाम से जारी किया है। इस कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2022 में युवाओं पर फोकस करते हुए 8 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे भर्ती विधान नाम दिया गया है। चुनाव से पहले इन घोषणा पत्रों को जारी कर पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब महज कुछ ही घंटों का समय बचा है। प्रदेश का सियासी पारा हाई है। लोक लुभावन वादों का दौर भी जारी है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है, तो समाजवादी ने वचन पत्र का। हमने कहा था ग्रेड 3 और 4 से, ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने एक काम भी कर दिया है। आज 3 और 4 की सरकारी, ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। ये उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का पत्र है। बीजेपी के नए संकल्प पत्र के वादे: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, लव जिहाद पर 1 लाख का जुर्माना, उज्ज्वला योजना से होली दिवाली पर 1 मुफ्त सिलेंडर, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा, हर मंडल में कम से कम 1 विश्वविद्यालय, हर परिवार को कम से कम 1 रोजगार, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़ में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनेंगे, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को दूर करना एक नारा हो सकता है, मगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिसको योगी जी ने जमीन पर उतारा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 43.5 लाख गरीबों को उनके सिर को ढकने के लिए एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। तो 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। सत्ताधारी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो महज कुछ ही घंटों में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सत्य वचन और अटूट वादे के नाम से जारी इस वचन पत्र के मुताबिक यूपी में एसपी सरकार बनी तो ये वादे पूरे किए जाएंगे। अखिलेश का वचन पत्र: किसानों को कर्ज मुक्त बनाएंगे, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण, 2 पहिया वाहन वालों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त, 12वीं पास छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, गरीबों के लिए 10 रुपए में भोजन देंगे, सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, 300 यूनिट
तक फ्री बिजली देंगे। सभी गांवों, शहरों में फ्री वाईफाई जोन बनेंगे। ये याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीजें घोषणा पत्र में थीं, किस विभाग से वो पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज करके और माननीय मंत्री जितने भी थे उनकी जानकारी में ला करके घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया गया था। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो पूर्वांचल में जाकर 7वें चरण में खत्म होगी। अब देखना है कि कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र से लोगों को लुभा पाएगी और 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो संकल्प पत्र, वचन पत्र, भर्ती विधान, ये तमाम वादों की जो झड़ी है वो अब जनता के सामने है। लेकिन इन वादों की झड़ी के जरिए कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये तो मतदाता तय करेंगे। और 2 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तमाम मेहमान इन वादों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज अत्रे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। और ऋषि शंकर मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय, ये जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया, इसमें हम देख पा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा पर भी आप लोगों ने फोकस किया, महिलाओं पर बात की आप लोगों ने, किसानों को लेकर के बहुत फोकस दिख रहे हैं आप लोग। तो एक जनता जो है वादे के तौर पर ही सब कुछ ले, या वाकई जो आप लोगों ने जो टैगलाइन है इस मैनिफेस्टो का, उस पर विश्वास करें? देखिए कुंदन जी, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाया है। हमने जो काम कहा था, हमने पिछले 2012 के मैनिफेस्टो में जब हमारी सरकार आई थी, हमने वो सारे वादे करीब करीब पूरे किए थे। और अपने जो घोषणा पत्र है उसके बाहर भी जाके हमने काम किया। हमने गोमती रिवर फ्रंट हमारे 2012 के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में नहीं था, हमने वो भी बनाया। हमारे लिए मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं था, हमने मेट्रो भी बनाने का काम किया। तो हम कहते हैं ना, हमारी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है, प्रोग्रेसिव सोच के साथ काम करती है, अब प्रैक्टिकल पार्टी है। तो हम बहुत कहते हैं ना, जो जनता की जरूरतें हैं, क्योंकि अब हम नई सदी में चल रहे हैं, हम देश को आधुनिकरण की तरफ चल रहा है, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम उस पर काम करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे अग्रसर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अभिषेक, फिर से मैं सवाल पूछ रहा हूं। 22 पॉइंट में ये जो पूरा आपका जो वचन पत्र है, उसको डिटेलिंग अंदर जाकर के बहुत बड़ी किताब आप लोगों ने एक तरीके से जारी कर दी है। इस 22 पॉइंट में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लगता है कि जिसके आधार पर जो वोटर्स हैं आपको चूज करेंगे? 5 अगर मैं पूछूं प्रायोरिटी के आधार पर, तो देखिए, सबसे पहली बात है 300 यूनिट जो बिजली फ्री देने की बात करी है, वो पहला पॉइंट है हमारा, जो सबसे मजबूत पॉइंट है। क्योंकि आजकल लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं महंगाई से। जो सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है, उसकी वजह से लोग त्रस्त हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम जो है समाजवादी किचन और समाजवादी राशन योजना जो लाने जा रहे हैं, 10 रुपए में हम थाली देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, जो भूखमरी से ना मर रहे। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे पॉवर्टी इंडेक्स में हमारे देश का स्तर 94 था, हम 101 पे खिसक गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाले अपना विकास बताते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम 22 लाख IT सेक्टर में हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं।
चौथा पॉइंट जो हमें मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल वो है कि जो हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों में। तो पांचवा पॉइंट मैं बात करूंगा, हम जो 22 लाख पेंशन कर्मचारी जो हैं, जो 22 लाख कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम में ले आने की बात कर रहे हैं। ये हम कहते हैं ना, हम सबसे अलग चल रहे हैं। हम एक विकास का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं, हम बेरोजगारों को देना चाहते हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, 2 बोरी डीएपी देंगे, 5 बोरी यूरिया फ्री देंगे, हम बिजली का बिल जो है वो माफ करेंगे, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। तो ये सारी बातें हैं, हमारे हर पॉइंट में वजन है, क्योंकि हमारे पास एक विजन है, हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। हम उसे अपना वादा पूरा करके जनता के बीच में जाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि जो वादा किया ये हमारा वचन है और हम अपना वचन निभाएंगे। ठीक है, वचन निभाएंगे। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, जो आप 10 रुपए के आप थाली की बात कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार तो कहती है कि हम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ठीक है, इस पर आप इस पर जवाब दीजिएगा। जरा आप अश्विनी शाही जी को भी सुन लेते हैं। अश्विनी शाही साहब, आपका भी हमने वचन पत्र देखा है, जनता के सामने वो वचन पत्र है अब, लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो डॉक्टर अभिषेक ने गिराया 5 अगर महत्वपूर्ण बिंदु में अगर इस पूरे वचन पत्र का समावेश आप कर पाए तो दर्शकों के लिए एक माइंडसेट बनाना आसान हो जाएगा। कुंदन जी, देखिए, वचन पत्र सपा लेकर आई है, हम लोग संकल्प पत्र लेकर आते हैं और संकल्प हमारा जो था उसको पूरा भी हम लोगों ने किया है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में ये बताया कि हमने कितने अपने संकल्प को निभाया है। और हमने यही नहीं, ये अब राष्ट्रीय स्तर की बात हम लोग करते हैं कि जब से जो हम संकल्प पत्र में अपने लेकर आते हैं उसको निभाते हैं, क्योंकि शुरू से जो हमारे एजेंडे में रहता है, राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, उसको हमने पूरा किया। जो 370 हटाना था, वो राष्ट्रीय मुद्दे हमने पूरे किए। किसानों के मुद्दे उत्तर प्रदेश में था, हमने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, पहली कैबिनेट में कर्ज माफी कर दी हमने जो है उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के लिए जो काम करने की बात कही थी वो भी हमने पूरा किया मिशन शक्ति के हिसाब से। हमने अपराध को दूर करने की बात की थी, संगठित अपराध को खत्म कर दिया है लगभग हम लोगों ने। और अब जो हम 5 आप कह रहे हैं, हमारे लिए सारे संकल्प महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आपने उसमें भी कैटेगरी करने की बात की तो हम अब गिनती करना चाहेंगे। तो हम हर उसमें मंडल में एक विश्वविद्यालय देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा पर काम कर रहे हैं। हम खेलों के लिए हर गांव में जो है एक मैदान और एक जिम खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि युवा वहां का संगठित होकर निकलेगा तो हम जड़ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम फिर से जो संगठित अपराध की बात थी और अपराध की बात थी उसको समाप्त करने का भी संकल्प लिए हैं, उसको अनवरत जारी रहेगा, बुलडोजर चलता रहेगा, ये भी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे नहरों को, नदियों को जोड़ने की योजनाएं हैं, उसमें हम लोगों ने जो नल से जल वाली भी जो योजना बनाई थी उसको और हम विस्तार देने की बात कर रहे हैं। हम किसानों के लिए, देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पीछे के जो हरित क्रांति और वो सब लेकर आए थे, वो सब गायब हो गया इनका मुद्दा। वो चौधरी चरण सिंह जी का मुद्दा था, महान किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर अभिषेक नाम मुस्कुरा रहे हैं, हरित क्रांति का नाम नहीं लेते हैं। ये क्यों? क्योंकि इनको वचन पूरा नहीं करना है। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया था, किसानों का नाम लेते हैं। ये यूपीए सरकार में रहे, स्वामीनाथन कमेटी इस वचन पत्र में तो किसानों के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की है, हमारी नकल किया है इन लोगों ने। कुंदन जी, हमारी नकल, देखिए, गैस की योजना हमारी नकल ले लिया, पता नहीं कैसे कहां से कौन सा फिट किए हुए थे। अन्नपूर्णा योजना में हम खाना दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। तो वो इनका तो जो वचन पत्र है भारतीय जनता पार्टी का नकल पत्र हो गया है जी। इसीलिए कुछ घंटे बाद इनका संकल्प नहीं, इसीलिए अश्विनी साहब, इसीलिए कुछ घंटे बाद जारी किया अखिलेश यादव ने। क्या? हाँ, नकल पत्र जारी करना था। तो कुंदन जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। पेगासस ये लेके आए थे, सबको पता है। अभिषेक जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। जैसे अश्विनी साहब ने बोलना शुरू किया वैसे आपकी उंगली खड़ी हो गई थी। मैं आ रहा हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको पूरा मौका दूंगा। अनुज अत्रे साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं जरा से, फिर दोबारा आपके पास लौटूंगा। अनुज साहब, आप लोगों ने बेरोजगारी पर, स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। भर्ती विधान लेकर के आप लोग आए उत्तर प्रदेश चुनाव में, महिला हूं, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा देकर के महिलाओं को टारगेट किया, बेरोजगारों को आप टारगेट कर रहे हैं वोट के तौर पर। क्या लगता है कि इन 2 मुद्दों के आधार पर आप
कम से कम इतनी जीत रजिस्टर कर पाएंगे जिससे लगे कि प्रियंका गांधी ने जो कोशिश की है वो रंग लाई है? देखिए, मुझे लगता है ये जो कोशिश चल रही है, जो प्रियंका जी ने एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उत्तर प्रदेश की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं, माता बहनें, उनको कहीं ना कहीं नेतृत्व प्रदान करने की एक मुहिम चलाई है। मुझे लगता है कि केवल वोटों के दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में इस देश में नंबर 1 बन गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है, जिसके अमित शाह जी गृह मंत्री। पूरे देश के मामले एक तरफ हैं और उत्तर प्रदेश के मामले एक तरफ हैं। इसी तरह से ये तमाम बातों को लेकर के जो बीते 3 दशकों से, जब से कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में नहीं है, इन तीनों पार्टियों की 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 4 बार बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो आज जो हमारा ये उत्तम प्रदेश था, उत्तर प्रदेश आज सबसे बदहाल स्थिति में पहुंच गया। किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए आप, न केवल महिला सुरक्षा के मामले में कि जो बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा दिया था डबल इंजन में, इस सरकार ने देखी कि क्या हालात कर दिए वहां पर। आज मुद्दे किस बात पे चुनाव लड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, विकास के मुद्दे गौण है, नौकरियों के मुद्दे गौण है, वो केवल भाषणों में रह गए। लेकिन असली मुद्दे क्या है? जिस तरह से कि तालिबान से जब ये चुनाव शुरू हुआ था, आज प्रचार शुरू हुआ था, तालिबान से लेके अब्बा जान, भाई जान, पाकिस्तान और न जाने कब्रिस्तान, शमशान घाट भी आ गई इसमें। कहना है कि गर्मी से लेकर के शिमला की सर्दी तक भी अभी आ गई। नहीं, अनुज यात्रा साहब, रोजगार का मसला तो बीजेपी के संकल्प पत्र में भी है और समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में भी है। देखिए, ये तो वचन दिए तो देते हैं और संकल्प ये कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों से जो है 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था इस देश में, 17 लाख नौकरियां 5 साल देने में वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। दी कितनी है? जरा इनसे जवाब पूछ लीजिए। अपना संकल्प पत्र और वचन पत्र 5 साल बाद का दे रहे हैं, लेकिन 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी तो पेश करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि क्यों इन 5 सालों में जो है उत्तर प्रदेश का युवा जो है रोज ऑन एन एवरेज 880 युवा जो है बेरोजगार इन 24 घंटे में होता है। ठीक है, हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा भी मौजूद हैं। 16 लाख। जरा ब्रेक पर जाने से पहले उनका भी एक छोटा सा कमेंट ले लें, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ऋषि शंकर मिश्रा साहब, देखिए, तीनों पार्टियों के आपने जो संकल्प पत्र एक तरीके से मैनिफेस्टो, जिसे हम एक शब्द में कह लें, आपने देखा होगा, कंपेयर किया होगा, क्या अंतर दिखता है तीनों में? बेसिक अंतर अगर मैं पूछूं तो क्या अंतर समझ में आया आपको? चुनाव में एक अपना असर होता है, एक अपना नैरेटिव होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी। ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपकी आवाज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से आप सबसे बेसिकली जहाँ पे 2014 में देखिए बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई थी, उसमें उसके जो घोषणा पत्र थे, उन्होंने लोक लुभावन जो बातें उन्होंने की थी, वो कहीं ना कहीं जनता को अच्छा लगा और उसी का परिणाम था कि बीजेपी को लोगों ने वोट किया और बीजेपी सत्ता में आई। सवाल उठता है कि देखिए, यहाँ पे तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे आप कांग्रेस के अनुज आते जी हैं या शाही जी हैं या राय साहब हैं, आप इनसे पूछिए कि आप जब सत्ता में रहे, आपने जो लोगों से वादा किया था, क्या आपने 100% उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम किया या नहीं किया? यदि आप देख लीजिए, सुनील शाही जी बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे, या राय साहब 2012 में राय साहब की पार्टी यूपी में सत्तासीन हुई थी। सवाल उठता है कि आप इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और हालात बदतर होते जा रहे हैं। ये कौन से वादे आप कर रहे हैं? आप कौन से संकल्प ला रहे हैं? कौन सा वचन पत्र ला रहे हैं? आप एक पॉइंट कुंदन जी आप डिस्कस कीजिए। बेरोजगारी को लेकर देखिए, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने वादा जनता से किया है। आज देखिए कि बेरोजगारी अपने मैक्सिमम बेरोजगारी दर देखिए, अभी वर्तमान में तो मैक्सिमम दर बेरोजगारी पीक पे है। आप महंगाई को देख लीजिए, किसानों के हालात देख लीजिए, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। कोरोना काल में सबसे बड़ा आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से माँ गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी। या आपसे बीजेपी को इस मैटर पर नहीं कहना, वो पूछना चाहिए। समाजवादी पार्टी का भी देखिए 2012 में उन्होंने जो संकल्प लिया था या वचन उन्होंने जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था,
क्या 2012 से 2017 के बीच में क्या इतना ऐसा काम हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेरोजगारी है या शिक्षा है या हेल्थ का जो इश्यू है पूर्ण रूप से उसको मतलब खत्म कर दिया गया? ठीक है, देखिए ये हर पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करती है। सवाल उठता है कि इस नैरेटिव को जनता कैसे लेती है, किसको पसंद करती है, लेकिन 2-3 उसी नैरेटिव को सेट करने के लिए मैं आता हूँ ऋषि, दोबारा आता हूँ आपके पास, दोबारा आपके पास आऊंगा। उसी नैरेटिव को सेट करने के लिए ये ऐसा लगता है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। डॉक्टर अभिषेक, नैरेटिव सेट करने के लिए मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, कुल मिलाकर के यही ऋषि जी कहने की कोशिश करें। मेरा सवाल ये है कि आज अमित शाह ने कहा कि 92% हमने जो संकल्प किए थे वो पूरा कर दिए। आप लोग कहते रहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि भाई वो संकल्प पत्र पुराने वाला ला दीजिए सामने, और उसमें जो आपने वादे किए उसको गिना दीजिए कि कितने पूरे किए। आज अमित शाह ने कहा कि 92% हमने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। मैं कोई एकदम पता हो कि कैसे प्रधानमंत्री किसान जनवरी 22 और फरवरी चल रहा है, अभी तक किसान की आय दुगनी नहीं। एमएसपी को स्टैंडिंग काउंसिल ने भेज दिया माननीय प्रधानमंत्री जी। या तो प्रधानमंत्री जी सच बोलते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे लगता है वो एकदम सच बोलते हैं, या तो गृह मंत्री जी आज कुछ और आंकड़े पेश कर रहे थे, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने बगल में बैठा हुआ अपराधी नहीं दिखता, वो अपराधी दूरबीन से पूछते हैं। पहली बात। दूसरी बात, 2 करोड़ रोजगार की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नेशनल इशू था ना अभिषेक साहब, यूपी स्पेसिफिक जो संकल्प पत्र में वादे किए गए उसका हम जिक्र करने में बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर पहले पढ़ेगा 2017 का संकल्प पत्र अभी भी मेरे पास है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूं, आप करोगे। पहले पन्ने पे किसान की आय दुगनी करेंगे जनवरी 2022 तक, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहली लाइन है ये। अगर आप पढ़ना चाहो मैं पढ़वा सकता हूं, मैं बार बार पढ़वा सकता हूं आपको, मैं कह तो रहा हूं। ये आप मुझे इसलिए बताओ, अभी मैं अपने मित्र को सुन रहा था जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब है, कहा कि 12 से 17 में हमने क्या काम किया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हमने बिजली घर पे काम किया। आप किसी भी अधिकारी से पूछ लो, किसी से भी आप अपनी 3 देश के न्यूज इंडिया की पता कर लो कि जो भी बिजली घर से बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में 12 से 17 के बीच ले आउट हुए, उसी पे आज काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 से 22 की सरकार ने एक बिजली घर बनाने का काम नहीं किया, एक नई ईंट नहीं डाली, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होता। 2014 से केंद्र में इनकी सरकार थी, 2014 से 17 का कोटा देख लो कितना उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय कोटा रिलीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के मामले, और 17 से 22 का डाटा देख लो, इनकी डबल इंजन की सरकार थी, कितना कोटा रिलीज हुआ। तो अभिषेक साहब, आपने डॉक्टर अभिषेक, आपने बिजली घर बनाए और आपने उत्तर प्रदेश को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर किया, इसलिए आप फ्री बिजली दे रहे हैं, और बीजेपी वाले सिर्फ किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, बाकियों को फ्री बिजली नहीं दे रहे, यही तो वजह है। तो खुश हो जाइए ना। नहीं कुंदन भाई, मेरे को कंप्लीट कर लेने दीजिए ना प्लीज, लेट मी कंप्लीट। तभी तो आप कहते हो कि मुझे बोलने का मौका दोगे कि सर आप बिजली का मसला उठा रहे थे, तो मैं तो आपकी तरफ से हूँ अभी बिजली के मसले को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, हमें पता है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े किए हुए हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई, बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट के 5 ऑफिसर्स का नाम अश्विनी भाई गिना पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार के हमने HCL लगा? चलिए, अश्विनी शाही जी कुछ उंगली उठा रहे थे, आप डॉक्टर अभिषेक बोले, चूंकि मुझे ब्रेक पर जाने में इसलिए मैं रोक रहा हूं, जरा आप सत्ता पक्ष को सुन लेते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों को क्लियर हो जाएगा कि जो आप कह रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष की क्या राय है। अश्विनी शाही जी। कुंदन जी, देखिए अभिषेक भाई जो है एक प्रबुद्ध प्रवक्ता है और अपनी पार्टी का बढ़िया से पक्ष रखते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं देखिए क्या किया जनता के लिए। किसी से छुपा नहीं है कि उज्ज्वला योजना में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कितना गैस जो है फ्री का दिया। इन लोगों ने कोई एक कनेक्शन दिया? नहीं दिया। इन लोगों के साथ जो अभी हमारा अभी इन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट ये लोग ला पाए। हमारा 1,88,000 करोड़ का अप्रैल पार्क से लेके और 3-4 प्रोजेक्ट, 6 प्रोजेक्ट तो चालू है उसमें, मैं सबके नाम भी गिना सकता हूं आपको जो प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं।
ये हमारा इन्वेस्टमेंट 1,88,000 करोड़ के आसपास का उत्तर प्रदेश में लगभग। अब जो नोड हमने बनाया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जो नोड बना रहे हैं, अब देखिए उसमें हम क्या क्या योजनाएं लाकर वहां चालू कर रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ 2 जगह वो नोड है, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। वहां पर हमारी योजनाएं जो चालू होने जा रही हैं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इन लोगों के बात की, हमारा संकल्प पत्र तो ये रखे हैं, लेकिन अपना भी कभी कभी अभिषेक भाई देख लिया करिए कि सरकारी स्कूल की बदहाली क्या थी आपके समय में। ठीक है, गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र तो आप रखिएगा दर्शकों के सामने। शाही साहब मुझे बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आज वचन पत्र और संकल्प पत्र जारी किया है। भर्ती विधान के नाम से कांग्रेस पहले ही अपना मैनिफेस्टो एक तरीके से जनता के सामने रख चुकी है, इस पर चर्चा जारी है। डॉक्टर अभिषेक, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ऋषि शंकर मिश्रा ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो है वचन तो रख देते हैं, वादे तो कर देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपने कितने वादे पूरे किए, जनता को वो तमाम सुविधाएं मिली या नहीं मिली, इस पर एक फाइनल रिजल्ट नहीं सामने आता है। कोई कहता है कि हम 92% हमने पूरे कर दिए अपने वचन को। आप कह रहे हैं कि आपने 2012 से 2017 के बीच जितने वादे किए थे वो हमने अधिकारियों के मार्फत भी, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि हमने सारे पूरे कर दिए। लेकिन अगर सारे पूरे कर दिए तो फिर आप सत्ता से बाहर कैसे चले गए? बड़ा सवाल ये उठता है। देखिए, सुमित शाही जी बड़े दावे कर रहे हैं। सुमित शाही जी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अभी अधिक दिन नहीं हुए, 4 महीने पहले के जो पेपर लीक हुए थे, इतने लाखों बेरोजगार युवक के सपने पे पानी फिर गए थे। ये आपको मालूम है? ऋषि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ऋषि जी, आप माफी चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। शाही साहब, सवाल यही है कि जनता को ऐसा लगता है कि ये वादों का वक्त है, वादे करके पार्टियां निकल जाती है। शाही साहब, चलिए, अश्विनी शाही साहब के पास ही आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुज अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, जिस तरीके से लोक लुभावन वादे दोनों पार्टियों ने किए हैं, आपकी पार्टी का फोकस 1 या 2 सेक्टर पर दिखाई देता है। क्या 1 या 2 पॉइंट के जरिए 1 या 2 सेक्टर को आप फोकस करके सत्ता में वापस आ सकते हैं क्या? अनुज साहब, चलिए, अनुज अत्रे तक भी आवाज लगता नहीं पहुंच पा रही है। ऋषि शंकर कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी, आप तक आवाज पहुंच रहे तो कहिए। कुंदन जी, मैं यही कह रहा था कि बेरोजगारी को लेकर अभी योगी आदित्यनाथ जी इतने सीरियस हैं, सुमित शाही जी की पार्टी इतने सीरियस है, तो कुछ दिन पहले ही यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था। लाखों बेरोजगार युवक के सपने पे पानी सरकार की लापरवाही में पानी फेंक दिया था। उसी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक चीज बिल्कुल सही है कि इनके लॉ एंड ऑर्डर के को लेकर सवाल उठता है। आप इनकी डाटा देख लीजिए। ऋषि जी, पानी पीजिए, आप दोबारा मैं आता हूं आपके पास। शाही साहब हमारे साथ जुड़ गए, बता रहे हैं। शाही साहब, दरअसल डेवलपमेंट के मसले पर तो सियासत बहुत कम होती है, लेकिन आज जो घोषणा पत्र है, चूंकि डेवलपमेंट के इशू पर फोकस हम कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि 92% अगर आपने संकल्प पत्र को पूरा कर दिया जो आपने 2017 में जारी किया था, तो झोली भर भर के वोट मिलेंगे आपको? जरूर मिलेंगे कुंदन जी। और ये कहीं किसी से कहीं पूरे आपके जितने अभी टेलीविजन चैनल के सर्वे बता रहे हैं, और उससे कहीं ऊपर जाकर हम लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ अग्रसर हैं। ये अभी समाजवादी पार्टी वाले मुगालते में हैं, क्योंकि इनका जो पश्चिम से लेकर पूरब तक लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब रहा है। पश्चिम में आज जो माताएं बहनें सड़कों पर निर्बाध निकल सकती हैं, क्या वो हमारे साथ नहीं रहेंगी? वो आज जी, चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है शाही साहब से। नहीं होता है जी, वो हमारे साथ जरूर अवश्य रहेंगी।
पूर्वांचल में चले जाइए। पूर्वांचल में जो किसान, मैंने देखा है कि जो शौचालय बनाने के बाद जो माताओं बहनों में खुशी आई है, क्योंकि कुंदन जी इतना संवेदनशील मामला है ये। अगर जैसे यहाँ पर बैठे हुए मैं और हमारे राजनीतिक विश्लेषक शायद यूपी बिहार की तरफ से ही आते हैं, यहाँ पर एक बहुत भारी समस्या थी। शाम को महिलाएं चाहे कोई भी वो हो मौसम हो तो सड़कों पर जाती थी। आज वो महिलाएं अपने घरों में टॉयलेट जहां पर उनको मिला है वो अपने घर का उसका लाभ उठा रही हैं। तो क्या वो महिलाएं हमारे साथ नहीं होंगी? उज्ज्वला योजना में जो महिला पाई है सिलेंडर, और अब फिर हमने दिवाली और होली में उनको देने का मन बना लिया है कि हम एक सिलेंडर फ्री देंगे, क्या वो माताएं बहनें हमारे साथ नहीं रहेंगी? तो हमको फिर उसी तरीके से आशीर्वाद भर भर के मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने संकल्प को पूरा किया है। पिछले सरकारों की तरह नहीं कि किसी भी कोई वादा कर लिया चले गए। अपराध का डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए। शाही साहब बहुत देर तक कनेक्शन टूट गया था सबसे, आपसे भी, अभिषेक से भी और अनुज अत्रे से भी। तो डॉक्टर अभिषेक से मैं एक छोटा सवाल ले लूं। डॉक्टर अभिषेक, आप लोग और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये वादा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 2012 से 17 के बीच में हमने जितने संकल्प लिए थे, जितने वादे किए थे, उस पर हम खरा उतरे, तो फिर सत्ता से बाहर क्यों हो गए? देखिए, बहुत सीधी सी बात कुंदन जी है कि जनता को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना संकल्प पत्र दिखा के ये वो हमसे बेहतर काम कर सकते, वो हमसे बेहतर उत्तर प्रदेश को बना सकते, और जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया। इसलिए हमें विपक्ष को बैठने का आदेश दिया, हमने जनता से आदेश का सम्मान किया, विपक्ष में जिम्मेदार विपक्ष की तरह बैठे। लेकिन जनता को जो इन्होंने ठगने का काम किया, 2014 में महंगाई गायब होती थी। अभी मैं सुन रहा था, मैं अपने मित्र को भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया था, महिलाएं गांव में नहीं घुसने दे रही। आपके विधायकों को, आपके प्रत्याशियों को, आपके नेताओं को आप देख रहे हो कितने वीडियो वायरल है। हंडिया से सुनिए अश्विनी भाई मैं आपको बीच के नहीं बोलता हूँ, प्लीज समझा करें। मैं आपको एग्जाम्पल जिले वाइज गिना सकता हूँ। हंडिया प्रयागराज में, चिरातू प्रयागराज में, प्रतापगढ़, मतलब कहते हैं बागपत, सहारनपुर, शामली, मैं जिले वाइज गिना सकता हूँ कि कहाँ ये घटना है। सारे वीडियो सबके पास है। अगर इन्होंने इतना काम किया होता तो आज मुझे आजादी के बाद एक ऐसा प्रदेश बता दो, एक ऐसा आप वो एग्जाम्पल दे दो इस तरह किसी प्रत्याशी के साथ हो रहा हो। अभी इनके सुल्तानपुर के विधायक जा रहे थे, वहां भी घुसने दिया उनको। हाँ भैया, आप वहां से रात निकल जाओ, नहीं घुसना है। आप 5 साल मजे करते रहे हो और जनता की सुध नहीं ली। 2014 में महंगाई गायब होती थी, आज उनकी बुआ बनते रहती है। इसके ऊपर ये लोग कमेंट करते नहीं, ना किसी प्रकार से उसको कम करने का प्रयास कर रहे। जो महिलाएं किचन चला रही हैं, मैं उनकी बात करता, वो क्या कैसे घर चला रही है। 240 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है, 70 रुपए बिकता था। जब इनको सरकार मिली तो 60 रुपए पेट्रोल और डीजल के 60-70 रुपए होते थे दाम। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल होता था, और आज क्या है $110 प्रति बैरल, और उसके बाद ये कितने बेच रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपको लग रहा है कि महंगाई के मसले पर आपको झोली भर भर के वोट मिलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, जनता इस सरकार से हर मुद्दे पे तंग आ चुकी है। जो 700 किसानों की शहादत हुई, जो DAP महंगी मिल रही है, जो खाद के दाम दुगने हो गए, जो कहते हैं सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, जो बेरोजगारों को लाठियों से बरसा रहे हैं, 68 लाख स्मार्टफोन बांटने का वादा करके एन चुनाव से पहले इन्होंने वो किया। 4.5 साल ये सरकार कुंभकर्णी नीति सोचती रही, क्यों नहीं बांट दिए। चलिए अनुज अत्रे साहब को सुन लेते हैं, बहुत देर से चुप है वो। अनुज अत्रे साहब को सुन लेते हैं। अनुज अत्रे साहब, जो हमने भर्ती विधान को आपके भर्ती विधान को आपने देखा कांग्रेस के, उसमें आप स्टूडेंट और बेरोजगारी पर फोकस्ड हैं। महिलाओं को पहले से आपने आगे बढ़ाने की बात कही है, उन्हें आगे ला करके लड़ाने की बात कही है, और चुनाव उन्हीं महिलाओं के बल पर आप लोग लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या मैनिफेस्टो देखते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, तो चाहे किसान हो, बेरोजगारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तमाम चीजों पर फोकस किया गया है, कानून व्यवस्था हो, लेकिन आप लोग सिर्फ 2 पॉइंट पर फोकस दिखाई देते हैं। क्या इन 2 पॉइंट के जरिए आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति, पिछले चुनाव के मुकाबले मजबूत स्थिति में होगी 10 मार्च के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये पुस्तिकाएं लॉन्च करते हैं, ये आज पहली बार तो हुई नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता ने इन 3 दशकों में देखा है कि 5 बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी तो तब बार 2017 में भी ऐसी इन्होंने पुस्तक देखी थी। उनका पुस्तक का क्या हुआ जो इतने बड़े बड़े इन्होंने संकल्प और वचन दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विषय पे भी तो जाना चाहिए। मतदाताओं के बीच में जब आप जाते हो भविष्य के सपने दिखाने, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत आता है। 2022 में किसानों की जो है आय दुगनी करने की वादा किया था इन्होंने। 2022 का दूसरा महीना चल रहा है, बता दीजिए जरा किसान उत्तर प्रदेश के किसानों की कितनी आमदनी दुगनी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का वायदा था और डेट वाइज हिसाब से इन्होंने डेडलाइन देकर किया था कि 2022 में हम उनके अच्छे दिन ले आएंगे और आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो बता दीजिए कहाँ है। तो ये तमाम इनके वचनबद्ध और संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से, कांग्रेस का इतिहास गवाह है, चाहे हमारे ऊपर इन्होंने जितने मर्जी झूठे लांछन लगाए हो, जितने मर्जी झूठे आरोप लगाए हो, पर्सनल अटैक किए हो, कांग्रेस ने कभी भी अशिष्टता की भाषा नहीं बोली, अभद्रता की भाषा नहीं बोली। कांग्रेस के लीडर ने इनके खिलाफ कभी भी अनैतिक वचन नहीं किए और जनता से जो कहा है उससे अधिक ही करके दिया होगा, जितना लिखा है उससे अधिक ही करके दिया होगा, क्योंकि हम लोग करने में विश्वास करते हैं। हमारा इतिहास रहा है। आज प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की माताएं बहनों जी शाही साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी शाही साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। शाही साहब दरअसल विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का आप लोगों ने वादा किया था, क्या आय दोगुनी हो गई? अभिषेक जी भी ये पूछ रहे हैं, अनुज अत्रे साहब भी ये पूछ रहे हैं। एकदम 2022 में जब से हम लोग की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ये लोग दबाकर बैठ रहे हैं। उस समय की एमएसपी और आज की एमएसपी देख लीजिए, 1.5 गुनी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? आय कैसे बढ़ती है? 1.5 गुनी हमने किया है, आज जो है इन लोगों ने नहीं किया। आज सबसे बड़ा दर्द इन लोगों को है, डीबीटी का पैसा जो सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। कांग्रेस ने 72,000 का वादा किया था, लेकिन हमने 6,000 का वादा किया और उस 6,000 में हमारे साथ लोग आए, हमारे में विश्वास दिखाए। कांग्रेस में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं दिखाए, ये लोग निकल लिए किनारे से। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। आज समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए उन लोगों को, वो वादा पूरा नहीं किया। अभी अभिषेक भाई कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। भाई आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने कौशल विकास मंत्रालय किसने बनाया? उस कौशल विकास में उत्तर प्रदेश में आईटीआई कितने थे और आज आईटीआई कितने हैं, ये आप कहीं भी मांग सकते हैं, कहीं भी सूचना ले सकते हैं। तो ये हम लोग जड़ तैयार कर रहे हैं और जिसमें सारी चीजें दिख रही हैं। जो रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा, वहां भी रोजगार के अवसर हम लोग, ओडीओपी हमारा सबसे बेहतर जा रहा है और उत्तर प्रदेश का मतलब ये समझिए कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिली है और बजट में भी उसको स्थान मिला है। ओडीओपी उत्तर प्रदेश की देन है, जो मील का पत्थर हमारा ओडीओपी होगा। ये काम हम लोग कर रहे हैं। रोजगार हमने अभी जितने हमारे वहां से कोरोना में जो बाहर से प्रवासी मजदूर भाई आए, उनकी स्किल मैपिंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया और स्किल मैपिंग करने के बाद उनको रोजगार देने का भी काम किया। एमएसएमई से लेकर ओडीओपी में 1,81,00,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में हमने दिया है। और नौकरियां तो छोड़ दीजिए, आप लोग तो 2 लाख तक नौकरी नहीं दे पाए पूरा, हमने तो दिया कम से कम 6 साढ़े 6 लाख नौकरी, संविदा और वो सरकारी मिलाकर। तो आप हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जनता के साथ हैं और इतिहास बनाया है जनता ने उत्तर प्रदेश में हमको 300 से ऊपर सीट देकर। बिल्कुल यही तो कोशिश हो रही है कि जनता के साथ कौन है और जनता के खिलाफ कौन है, अपने परिवार के लिए कौन राजनीति कर रहा है, अपने परिवार की झोली कौन भर रहा है, यही तो सियासत हो रही है। ऋषि शंकर मिश्रा साहब एक चीज बता दीजिए, क्योंकि रोजगार के मसले पर भी इस बार खूब सियासत हो रही है। ओडीओपी जिसका जिक्र शाही साहब भी कर रहे हैं, जिसे फ्लैगशिप योजना भी कही जाती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जिले को चुना, वहां पर जो उस जिले की पहचान थी उसको आगे बढ़ाया, रोजगार से जोड़ा गया, लोन की जरूरत है तो लोन की जरूरत की पूरी की गई। योगी सरकार ये दावा करती है कि 2017 में जो बेरोजगारी दर 17% के आसपास थी वो 4% के आसपास अब है, लेकिन विपक्ष कुछ और कहता है, सत्ता पक्ष कुछ और कहता है। तो रोजगार की कसौटी पर कैसे किसको कसा जाए? देखिए कुंदन जी, ये आपको आंकड़े आना ही बंद हो गए हैं, कितने बेरोजगार है कितने नहीं है। हालांकि लोग सकते हैं आसपास, आप कुंदन जी आपके आसपास की रोजगार युवक आपको अच्छे तालीम रोजगार। सवाल मैंने किया था ऋषि शंकर मिश्रा साहब, आपकी आवाज लगातार क्लियर नहीं हो रही है। डॉक्टर अभिषेक, मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई सत्ता पक्ष दावे कुछ और करता है
नेशनल रिकॉर्ड कुछ और बताने की कोशिश होती है विपक्ष की तरफ से। सवाल यही है कि जनता कैसे डिसाइड करे। कुंदन जी, मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे ना बोलने दें, क्योंकि मुझे सबसे कम समय मिल रहा है आज। नहीं सर, ऐसा नहीं डॉक्टर अभिषेक, आपको लग रहा है सभी को मैंने बराबर टाइम दिया। अब कहिए डॉक्टर अभिषेक, कहिए। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तब तो सारे लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। कहिए। अच्छा, मैं कुंदन जी की बहुत तेजी से बताना चाहता हूँ। अभी हमारे शमी भाई कह रहे थे 1,81,00,000 रोजगार इन्होंने, तो इनके हिसाब से चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 करोड़ यूपी में इलेक्टोरल वोटर, 18 से 35 साल की जो आबादी है उत्तर प्रदेश की वो करीब 2 करोड़। इनके हिसाब से तो अब कोई बेरोजगार बनता है, तो इनको बधाई होनी चाहिए कि इन्होंने जो लाठियां पिटवाई है वो पता नहीं किसको पिटवाई है। जो आप लोग वीडियो लेके कैमरा लेके घूमते रहते हो और दिखाते रहते हो चैनलों पे, या तो आप किसी और प्रदेश का दिखा रहे हो, इनको बधाई होनी चाहिए। ये इतना सफेद झूठ जो ये लोग होते हैं इसके लिए ये लोग माहिर है और ये बता सकते। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग क्यों नहीं महंगाई से बात करना, ये लोग क्यों नहीं इन्फ्लेशन। अभी इन्होंने कहा ना कि हमने 1.5 गुना आय कर दी। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, अभी रिलीज हुई है 2021 की आरबीआई द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट करती, केंद्र में इनकी सरकार है। उसके आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। उसका आंकड़ा है कि जब जो कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम जो था, ग्रोथ रेट जो था, वो उत्तर प्रदेश में जब हमने 12 से 17 का हमारी सरकार थी वो 5% था। इनके सरकार में वो 2.99% आ गया और कोरोना काल के बाद वो 0.1% पे आ गया। इन्हीं के मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि इतने रोजगार चले गए हैं, उसके बाद ये कहते हैं रोजगार दे रहे। साथ या तो ये सच बोल रहे हैं, या तो इनके मंत्री सच बोल रहे हैं, या केंद्र सरकार सच बोल रही है, या तो आरबीआई सच बोल रही है। चलिए, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है बिल्कुल। जो आंकड़े जो रखे जाते हैं वो कंफ्यूजन है, लेकिन जनता को वाकई रोजगार मिले या नहीं मिले, नहीं डॉक्टर अभिषेक मैं आता हूँ। अश्विनी शाही साहब, दरअसल विपक्ष बार बार कह रहा है चूंकि महंगाई डाइन खाए जाए थे वाला गाना बहुत मशहूर हुआ था 2014 से पहले, लेकिन अब महंगाई पर चर्चा कोई करने को तैयार नहीं है, खासतौर पर सत्ता पक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है, जबकि महंगाई जो होलसेल। अश्विनी साहब को आवाज नहीं जा रही है क्या? जी अश्विनी साहब, आवाज जा रही है आपको? महंगाई पर आप लोग क्यों नहीं बात करते? नहीं जा रही आवाज। ऋषि जी, आपकी आवाज में एक बार फिर से कोशिश करता हूं सही तरीके से आ जाए। महंगाई पर बातचीत सत्ता पक्ष क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैं अपनी साइड में पूरा आता सरकार ने बिल्कुल बढ़ी है। उसके बाद नीति आयोग हमारे भारत में रिपोर्ट किया, रिपोर्ट ये कई पैमानों पर आज की 28 साल की सामने पीछे है। आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में देख लीजिए, गरीबी रेखा के देख लीजिए, गरीबी रेखा के आंकड़े को अगर दर्ज करेंगे तो 62 के बाद कितने नंबर पे है। तो डबल इंजन की सरकार होने के बाद इसलिए आप आज संकल्प ले रहे हैं। 2017 में भी आपने संकल्प लिया, आज आप संकल्प ले रहे हैं। अनुज यात्रा जी के बाद आपने कहा अब पढ़ते किताब की है कि आप सही से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, इससे हमारे जो पिता है वो सबसे कम। ठीक है ऋषि जी, मैं अश्विनी शाही से यही सवाल लेता हूँ। अश्विनी शाही साहब, महंगाई के मसले पर क्यों नहीं चर्चा होती है? सत्ता पक्ष महंगाई के मामले पर जवाब क्यों नहीं देता है? कुंदन जी देखिए, सदन पर माननीय ने जवाब दिया, कांग्रेस को भिगो भिगो कर जो है उन्होंने आईना दिखाया। और कल एकदम स्पष्ट बात रही कि जब तक इनकी सरकार रही 10 से नीचे महंगाई दर नहीं आया और हमारी सरकार में 6 से ऊपर नहीं गया है। तो महंगाई पर हमेशा हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और सदन में बोली गई बात कुंदन जी गीता और कुरान की तरह सत्य होती है और आने वाले 100-200 साल 1000 साल तक वहां पर वो रिकॉर्ड मिलेगा उसका। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विपक्ष को आईना दिखाया है कि महंगाई आपके समय में क्या थी और आज हमारे समय में क्या है।
हम हर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। ये लोग आंकड़े तो कहते हैं कि थोक महंगाई दर डबल डिजिट में है और जो खुदरा महंगाई दर है वो 5-6% के आसपास की अभी, और इतने महंगाई के बीच भी जो है सरसों का तेल डबल से ज्यादा रेट पर बिक रहा है। कोई भी चीज सस्ती नहीं दिखती है। देखिए कुंदन जी, सरसों के तेल पर बात हमेशा सब लोग करते हैं, लेकिन सरसों पर क्यों नहीं बात करते हैं? अगर एक तरफ हमारे अभिषेक भाई किसान की बात करते हैं, अत्रे साहब किसान की बात करते हैं, तो किसान को उनका भरपूर दाम मिल रहा है। पहले सरसों 3 रुपए 3.5 रुपए किलो मिला करता था और आज 8 रुपए से नीचे कहीं नहीं सरसों है, और आप हमारे किसान भाई को भरपूर दाम मिल रहा है। तो या तो वो लोग कहें कि किसान को उसका दाम नहीं मिलना चाहिए, या तो कहें कि भाई महंगाई है। ठीक है अभिषेक जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अनुज अत्रे साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अनुज साहब, मैं आपके पास जा रहा हूं। क्योंकि महंगाई की बात होती है तो यूपीए सरकार को याद किया जाता है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, वो गाना बहुत मशहूर हुआ था 2014 से पहले। मेरा सवाल यह है कि महंगाई को जब कंपेयर करते हैं तो कौन सी महंगाई सबसे ज्यादा चुभती है? तो भाई साहब ने बताया जो कांग्रेस के जमाने बैंक ये डबल आंकड़ेबाजी, देश की जनता, एक आम नागरिक को वो समझ में आता है, हमारे उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को, हमारे किसान को, हमारे बेरोजगार युवाओं को वो समझ में आता है कि 70 सालों में कितनी भी महंगाई बढ़ी हो, कितने भी कच्चे तेल का दाम बढ़ा हो। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, कच्चा तेल $150 प्रति बैरल पहुंच गया था, तब भी 70 रुपए से ऊपर नहीं बिका था। और आज ये सस्ती वाली सरकार ने 100 के पार पहुंचा दिया पेट्रोल। ये इनका इतिहास है। डीजल भी 100 छुआ दिया इन्होंने, सिलेंडर 1000 के पार कर दिया है। रेलवे में 200% से ऊपर की इन्होंने बढ़ोतरी की है। जो ये कहते हैं कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई है, तो जरा सोच समझ के बोलिया कीजिए। ये जो दर्शक यहाँ बैठे हुए न्यूज इंडिया के देख रहे हैं, वो कुछ समझ भी रहे होंगे। इतना नासमझ मत समझिए जनता को आप। बिल्कुल आज आपने किसानों की बात करी थी, किसानों के ऊपर अगर बात करें, जो अर्थशास्त्री जो उस समय बैठे हुए थे उनका भी उससे तुलना कर लीजिए। आपके जो अर्थशास्त्री माननीय बाद में प्रधानमंत्री हुए, पहले वित्त मंत्री भी हुआ करते थे देश के। उस समय देश का सोना बेचने की जरूरत पड़ गई थी, आपके पास विदेशी रिजर्व नहीं था। आज हिंदुस्तान के पास कितना विदेशी रिजर्व है? ये सुनील शाही साहब, विपक्ष तो कह रहा है कि लोगों की जेब खाली है। सुनने के लिए मैं चुप लगा गया, विपक्ष इनको सुनने के लिए मैं चुप लगा गया। मैं ठीक नहीं बोलता, फिर भी मैंने कहा इनको मौका देना चाहिए। ठीक है जी, अपनी बात खत्म कीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान से नाम लेना चाहिए। या हालांकि इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी को, जो प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के इस तरह की भाषा बोल सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो निचले पंक्ति के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनसे क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, आप जो बात कर रहे थे ना अर्थशास्त्री के जमाने में महंगाई, तो आपको, और जो सोने की बात कर रहे हैं, शायद आपकी जानकारी नहीं होगी। जिस समय चंद्रशेखर जी, डॉक्टर अभिषेक, मैं 10 सेकंड में चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक 10 सेकंड में अगर आप कह सके। बीजेपी कहती है कि खाद्य महंगाई दर इसलिए बढ़ी है क्योंकि आम किसानों को ज्यादा पैसे दे रहे हैं, उसके आधार पर महंगाई ऊपर चली गई है। डॉक्टर अभिषेक। कुंदन जी, सर मेरे पास वक्त कम है। किसान का बेटा हूं, ये सफेद झूठ। कुंदन जी, आज हमें बोलने का मौका नहीं दिया, फिर भी मैं 10 सेकंड वाइंड अप कर रहा हूं। आज आपने बहुत कम समय दिया, फिर भी मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं खुद किसान का बेटा हूं। झूठ है कि सरसों का किताब देखिए, मैं आपको आजमगढ़, बनारस, मऊ, गाजीपुर, बलिया हर किसान से मिलवा सकता हूँ। और कोई एक किसान कह दे आप जो कहोगे मैं नतमस्तक होकर वो बात मान लूंगा आपकी। ये सफेद झूठ है, ये उद्योग सेक्टर के मित्र सरकार है। इसमें 3 काले कानून ले आई थी, सबने लगा पश्चिम और उत्तर पंजाब को सूखा साफ हो रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके माफी मांगी। डॉक्टर अभिषेक, शुक्रिया तमाम मेहमानों को, शुक्रिया। अनुज अत्रे साहब, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं आपको वक्त नहीं दे पाए फाइनल कमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो वचन पत्र, संकल्प पत्र और भर्ती विधान जो है जनता के सामने, जनता को तय करना है कि किसके वादे पर भरोसा करें और किसके वादे को नकार दें।